अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ नोज। ठीक है जी। एज हमने नोज स्टार्ट किया ईएनटी के पार्ट के तौर पे, तो उसमें एनाटमी सबसे पहले मैंने आपको बताई है, जिसकी 3 वीडियोस थी एंड आई हैव कवर्ड ऑल। अब बात करनी फिजियोलॉजी की। अच्छा, फिजियोलॉजी ऑफ नोज में इसलिए स्पेशल वीडियो बना रही हूँ बिकॉज ये आपका एससीक्यू आया हुआ है, 2 दफा आपके पास पेपर्स में पिछले 10-15 सालों में रिपीट हुआ हुआ है, तो इस वजह से आपके अच्छे खासे मार्क्स लूज हो जाएंगे अगर आप इस सिंपल तरीन टॉपिक को ना करें। ठीक है, आगे बहुत सारी ऐसी पैथोलॉजीज हैं जो वो भी आएंगी, इंपॉर्टेंट है, लेकिन बिकॉज ये एससीक्यू का सवाल है इस वजह से यू हैव टू डू इट, आइदर इट इज अ पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी। और आपको पता है ये बहुत सिंपल सी बात है, बस 6 मेन हेडिंग्स हैं, आपने वो याद रखनी है और आगे आपने थोड़ी थोड़ी सी बातें बता देनी है एंड यू आर डन विद इट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा नोज का पहला फंक्शन है, फिजियोलॉजी ऑफ नोज मींस फंक्शंस ऑफ नोज। ठीक है, सबसे पहले जो फंक्शन है इसका रेस्पिरेशन। आपको पता है कि हमारी जाहिर सी बात है कि हम माउथ से भी सांस लेते हैं और हमारी नोज भी अ सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन है, लेकिन जो बच्चों में होता है, लाइक जो बच्चे जब माउथ ब्रीथर से भी नहीं होते, जिन्हें अभी सांस लेना सीखा नहीं होगा, तो उनके लिए सोर्स ऑफ रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ नाक होती है। इस वजह से अगर कोई बच्चा जो कोएनल एट्रीजिया का बच्चा होगा, कोएनल एट्रीजिया का मतलब है वो ऐसा बच्चा जिसमें आपका जो नोज से रास्ता टुवर्ड्स नेसोफेरिंक्स जा रहा है, अगर वो बंद होता है एट बर्थ, यानी अभी वो पूरा डेवलप नहीं हुआ, तो वो फौरी तौर पे उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज वो माउथ ब्रीथर नहीं होता। अच्छा, हमारे पास रेस्पिरेशन में 2 तरह की स्टेजेस आती है, एक क्वाइट इंस्पिरेशन की स्टेज होती है और एक एक्सपिरेशन की स्टेज होती है। जो इंस्पिरेशन की स्टेट है उसमें क्या है आपका कि आपकी जो मैंने आपको नेजल कैविटी बनाई थी ना, जिस तरह मैंने आपको सारी एनाटॉमी में बताया कि ये आपका आगे से एंटीरियर स्लोप ऑफ नोज है, ये उसका हॉरिजॉन्टल पोर्शन और ये पोस्टीरियर स्लोप ऑफ नोज है, ऐसे ही था। आप अगर एनाटॉमी की वीडियो आपने देखी होगी तो आपको ये बात आराम से समझ आ जाएगी कि मैं क्या बना रही हूँ। और फिर ये रूफ ऑफ द नोज है। ठीक है, ये नेजल कैविटी मैंने आपको एक जनरल बताई है। तो इसमें क्या होता है आपका कि जो मेजरली जब आप इंस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो आपकी सारा का सारा जो एयर करंट है वो इधर मिडल पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी से पास करता है, ना वो इधर इंफीरियर रीजन में आता है ना वो सुपीरियर रीजन में आता है। सुपीरियर रीजन इज रिलेटेड टू योर ऑल्फैक्शन, हमने पढ़ा था। तो इसी वजह से अगर आप नॉर्मल आम जो इंस्पायर कर रहे हैं और कोई वीक स्मेल है तो वो आपको कभी भी नहीं आ सकती जब तक आप स्पेशली उसको सूंघे ना, बिकॉज नॉर्मल ब्रीदिंग में आपकी मिड जो एयर है वो इस पोर्शन से गुजर जाती है नोज के, और ऑल्फैक्शन वाले पोर्शन में जाती ही नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी। इसमें एक्सपिरेशन में लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्सपिरेशन में ये होता है आपका कि जब एयर आती है तो वापस वो आती इसी पाथवे से, ठीक है, यही पाथवे फॉलो करके वापस आ रही होती है, एग्जैक्टली मिडिल वाला। लेकिन यहाँ पर रास्ते में जो ट्रेबिनेट्स आते हैं ना, वो ट्रेबिनेट्स के एक तो ट्रेबिनेट्स आ जाते हैं, मतलब वो तो है ही है। दूसरा आपको मैंने बताया था कि वेस्टिब्यूल के साथ इधर बिल्कुल एक पड़ा होता है चीज, लाइमन नेजा है। ठीक है, अब वो जो लाइमन नेजा है ना, बेसिकली वो आपको पता है हल्का सा एक वेल्व टाइप चीज क्रिएट की हुई है उसने इस जगह पे, तो वो एकदम से एयर को बाहर निकलने नहीं देता। जब एकदम से एयर वापस बाहर निकल नहीं पाती तो यहाँ पर वो टर्बिनेट्स और जितनी भी जगह है ना उनके, आपको पता है कि टर्बिनेट्स के नीचे जो हमारे सारे मियोटसिस हैं उनमें ऑस्टिया हैं फॉर द साइनसेस, कहीं पर मैक्सिलरी साइनस का, कहीं फ्रंटल साइनस का, कहीं स्फीनोइड साइनस का। तो वो एयर जो है वो आपके उन ऑस्टिया के जरिए आपके मियोटसिस में और सॉरी साइनसेस में चली जाती है, तो इस वजह से आपके साइनस भी हवा उनमें आराम से वो सारे क्लियर अप कर देती है, तो इस तरह आपके साइनसेस में हवा जाती है। तो ये आपकी बात जो है ना याद रखने वाली है। ठीक है, कि जाते हुए एयर सीधी जाएगी लेकिन वापसी पे लाइमन नेजा की वजह से रुक जाएगी और ऑस्टिया में पास हो जाएगी और साइनसेस को साफ सुथरा कर देगी। अच्छा, दूसरी हमारे पास जो नोज का फंक्शन है वो एयर कंडीशनिंग है। ठीक है, एयर कंडीशनिंग को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली जो एयर कंडीशनिंग हमारी आएगी वो फिल्ट्रेशन है। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर हमारी नोज करती है। फिल्ट्रेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन किस तरह से करती है, आपको मैंने बताया था कि एंटीरियर मोस्ट जो पोर्शन ऑफ नोज है, यानी जो हमारा वेस्टिब्यूल है, उसमें हमारे पास बिल्कुल फाइन टाइप हेयर होते हैं, छोटे छोटे, जिन्हें हमने विब्रेसी कहा था। वो बेसिकली उन हेयर का मकसद ये होता है कि जो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं या कोई बहुत छोटे ऐसे डस्ट पार्टिकल्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर जाने लगे तो वो वहीं पर ट्रैप हो जाएं और वो अंदर ना जा पाए, तो इस तरह से फिल्ट्रेशन कर देती है हमारी नोज। दूसरा था टेम्परेचर मेंटेनेंस। हमारी नोज को ये भी एक लाइक उसमें खूबी अल्लाह ताला ने रखी है कि अंदर सारा का सारा जो नेजल म्यूकोजा है ना, वो इसीलिए इतना बड़ा एरिया कि जब भी यहाँ से एयर अंदर जाएगी तो आपको पता है कि हमारी बॉडी का एक नेचुरल बॉडी टेम्परेचर है, उससे आगे या पीछे होगा तो होम्योस्टेसिस में फर्क आता है। तो क्या होता है कि नेजल म्यूकोजा सारी एयर को वार्म अप कर देता है बिफोर इट गोज इनसाइड योर बॉडी। स्पेशली इसमें जो इन्वॉल्व होता है वो आपका मिडल और इन्फीरियर टर्बिनेट का रीजन होता है वार्मिंग अप में, और इस तरह आपकी जो टेम्परेचर है बॉडी का वो डिस्टर्ब नहीं होता बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एयर विच इज कमिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बार बार आ रही है और बाहर का टेम्परेचर तो आपको पता है वेरी करता रहता है। तीसरा फिर इसका काम है ह्यूमिडिफिकेशन। अब जरूरी हमारी कभी कभार आपको पता है जैसे सावन का महीना आता है, मानसून का सीजन, तो उसमें एयर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिफाइड होती है, उसमें बहुत ज्यादा
आप ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। और उसके ऑपोजिट अगर हम बात करें, जो बिल्कुल समर्स होती हैं यानी जून जुलाई का महीना होता है, उसमें शदीद गर्मी होती है और बिल्कुल ह्यूमिडिफिकेशन नहीं होती एयर में। अब अगर ऐसा कोई मतलब हमेशा अपनी जैसी एयर है वैसी ही अंदर चली जाएगी, तो फिर तो हमारे लंग्स के लिए और बाकी एरिया के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो हमारा नोज का एक ये फंक्शन है कि अगर एयर ह्यूमिडिफाइड नहीं है, तो बिकॉज हमारे जो आपको पता है कि नेजल म्यूकोजा है, इसमें एक तो सिक्रीशंस भी हैं, गॉबलेट सेल्स वगैरह भी सिक्रीट हो रहे हैं। दूसरा ये कि इसका जो म्यूकोजा है वो आपको इन एयर को थोड़ा बहुत खुद ब खुद ही ह्यूमिडिफाई कर देता है, ताकि अंदर जाने से पहले ही उसमें कोई ना कोई मॉइस्चर प्रेजेंट हो। ऐसा ना हो कि वो अंदर इसी तरह खुश्क और गर्म आग चली जाए और फिर हमारे अंदर के सिस्टम जो बिल्कुल सॉफ्ट म्यूकोजा है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो डैमेज हो जाए। ठीक है, तो अगर एयर गर्मियों में जून जुलाई में ह्यूमिडिफाइड नहीं भी होती, तो भी उसको ह्यूमिडिफाई करना नोज का काम है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ लोअर एयरवे। ये इंपॉर्टेंट काम है इसका कि म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म, आपको पता होता है कि हमारे पास ऐसे करके ना, आपको पता है कि अगर सपोज करते हैं ये जो सूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कलमनर एपिथेलियम है, ठीक है, हमारे नोज का ऐसे ही है, उसके ऊपर हमेशा पहले एक लेयर होती है सीरस लेयर। ठीक है, हमारी नोज में सीरस और म्यूकस सेल्स सॉरी गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है, जो सीरस भी सिक्रीट करते हैं, लाइक सीरस सिक्रीशंस भी होते हैं, म्यूकस सिक्रीशंस। एक लेयर पहले इनके ऊपर होती है सीरस सिक्रीशंस की, और फिर इसके ऊपर एक और लेयर आती है विच इज ऑफ द म्यूकस, ऐसे करके। ठीक है, एक म्यूकस की लेयर भी होती है, यानी आपके सेल्स इन दो लेयर से प्रोटेक्टेड होते हैं। तो आपकी जब भी कोई चीज आती है, तो ये जो म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म है, सबसे पहले वो इसको अपने अंदर ट्रैप करता है, अगर कोई एक्स्ट्रा चीज होती है उसे रोकता है और उसे आगे नहीं देने जाता। इस सारा ये जो सिस्टम है ना आपका, कि पहले सेल्स हैं आपका यानी एपिथेलियम, और उसके ऊपर ये लेयर, इस पूरे को कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। ये नाम आपने याद रखना, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है, कन्वेयर बेल्ट बनी हुई होती है, बिकॉज ये बहुत सिंपल सा नाम है और सिंपल सा मैकेनिज्म है, लेकिन आपके जहन में होना चाहिए। तो ये इस तरह से म्यूकोसिलरी मैकेनिज्म जो है वो अंदर किसी भी चीज को जाने नहीं देता। सिलिया बीट करते रहते हैं मुसलसल, मैमल्स में डिफरेंट रेट है बीट करने का, ह्यूमंस में डिफरेंट है, ह्यूमंस भी मैमल्स ही है, लाइक बाकी जो एनिमल मैमल्स की बात करी थी मैं। तो सीन ये है कि सिलिया बीट करते हैं, सिलिया के बीट करने की वजह से ये पूरा जो म्यूकोसिलरी आपका ब्लैंकेट बना हुआ है विच इज अ कन्वेयर बेल्ट, ये मुसलसल मूव करती है और ये चीज़ों को आगे नहीं जाने देती। दूसरा प्रोटेक्शन ये है कि हमारे पास जो नोज है उसमें कुछ एंजाइम होता है, एंजाइम इज द म्यूरामिनिडेज, यस। वो आपका एक ऐसा एंजाइम है जो आपके बैक्टीरिया और वायरसेस को कुछ हद तक किल कर सकता है, और साथ आपकी, बिकॉज आपको पता है कि हर सिक्रीशन में IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, बिकॉज यहाँ पर भी सिक्रीशन है गॉबलेट सेल्स की वजह से, म्यूकस और सीरस, तो IgA एंटीबॉडी भी प्रेजेंट है और म्यूरामिडेज एंजाइम भी प्रेजेंट है आपका, जो कि प्रोटेक्शन के लिए यहाँ प्रेजेंट है। एंड देन स्नीज रिफ्लेक्स जो आपका होता है, जब भी आपकी नोज के थ्रू कोई चीज, अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आपके एयरवे में जाता है, तो फौरी तौर पे स्नीज रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है, आपको छींक आती है, विच इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गए 3 फंक्शंस। फिर हमारे पास अब आसान से 3 और रह गए, जिनमें सबसे पहला आपका मतलब इनमें है एक वोकल रेजोनेंस। वोकल रेजोनेंस से मुराद है कि आपके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, आपके अल्फाबेट्स हैं, जिनको आप नाक से अदा करते हैं, तो रेजोनेंस प्रोवाइड करने का फंक्शन भी है, जैसे M N है, और उर्दू के भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, तो वोकल रेजोनेंस है हमारी नोज प्रोवाइड करती है। फिर आपका नेजल रिफ्लेक्स होता है। नेजल रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि आपको जब खुशबू आती है किसी अच्छी खाने की चीज़ की, तो एकदम से आपके मुंह में सलाइवा की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द नेजल रिफ्लेक्स। आपके ये दोनों सिस्टम जुड़े हुए हैं, और नर्व सप्लाई जब आपकी स्मेल परसीव होती है, तो फिर आपके लैक्रिमल जो आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं, तो नेजल रिफ्लेक्स कहते हैं उस सिलसिले को। और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन नोज का, मतलब बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बट ये जो इसका मेन फंक्शन है ऑल्फैक्शन, सूंघना, ये आपकी नोज ही प्रोवाइड करती है। ऑफ कोर्स सी बात है, इसका पूरा पाथवे ऑल्फैक्शन का, कि सबसे पहले आपके इसी तरह ये जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथमोइड है, यहाँ से आपके इधर ऑल्फैक्टरी एरिया होता है, यहाँ पर सेल्स प्रेजेंट होते हैं ऑल्फैक्टरी, यहाँ से आपकी नर्व जो है ऑल्फैक्टरी नर्व वो जाती है लेके ऊपर, और ऑल्फैक्टरी एरिया जो है वो प्री पायरिफॉर्म कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है आपके ब्रेन के, आपने सारे न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ा होगा, वहाँ तक लेके जाती है। फिर वहाँ से वो एमिगडाला में जाता है और आपके हिप्पोकैम्पस वगैरह में भी जाने का इसका रास्ता होता है, तो और वहाँ से वो कॉर्टेक्स में जाते हैं, जहाँ पर वो कॉन्शियस लेवल में आप परसीव कर सकते हैं। तो बहरहाल नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, बिकॉज ये सारी न्यूरो एनाटॉमी की बातें पता होना चाहिए कि ऑल्फैक्शन इसका फंक्शन है। अगर बिल्कुल जिन लोगों को स्मेल नहीं आती उन्हें हम कहते हैं एनोस्मिया, जिस भी वजह से हो सकता है, कोई ट्यूमर हो, कोई ग्लैंड हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, या फिर सेल्स में कोई प्रॉब्लम हो, या आगे के पाथ में कोई प्रॉब्लम हो, तो एनोस्मिया होता है। अगर पार्शियल लॉस ऑफ स्मेल हो तो उसे हाइपोस्मिया कहते हैं, और अगर परवर्टेड स्मेल हो, यानी जो है वो नहीं आ रही बल्कि कोई और आ रही है लेकिन किसी और किस्म की आ रही है, तो उसको हम कहते हैं कि इस पेशेंट को पेरोस्मिया है। और पेरोस्मिया को आपने हमेशा डिफरेंशिएट करना होता है फ्रॉम द, जो आपको हो रहा होता है ना उन लोगों को जो साइकाइट्री के पेशेंट होते हैं,
हेलुसिनेशंस के, उनकी जो परवर्टेड सेंस ऑफ स्मेल है उसकी रीजन उनका साइकाइट्रिक प्रॉब्लम होती है। ये पैरास्मिया वाले पेशेंट को स्मेल की प्रेजेंस में स्मेल आती है, हेलुसिनेशंस वालों को तो वैसे ही आ जाती है ना, तो इन्हें स्मेल की प्रेजेंस में स्मेल आएगी लेकिन नॉर्मल स्मेल नहीं आएगी, कोई और आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ नोज। एसईक्यू के लिए आपको ये 6 पॉइंट्स आने चाहिए और इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल। इफ यू हैव एनी क्वेरी अप टिल नाउ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।